Hi everyone, welcome again to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this video, we will practice previous year questions of SSC 2022. तो पहला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज। इनमें से हमें SI यूनिट बतानी है स्पीड की। तो सबसे पहले जो स्पीड है वो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, मतलब इनिशियल से जहां से उसने स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन जहां तक उसको जाना था, ठीक है, उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पीड की ऐसा यूनिट बतानी है। फर्स्ट है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो स्पीड की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर द एक्सप्रेशन आर्क अपॉन रेडियस। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है इस एक्सप्रेशन के लिए। ये एक्सप्रेशन क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस जो है ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, प्लेन एंगल का। ठीक है, प्लेन एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, एस इसमें क्या है, आर्क, आर इज द रेडियस और थीटा क्या है, प्लेन एंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है जिसमें फोर्स जो है, फोर्स अपॉन डिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो। वेलोसिटी आपको पता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है एक ऑब्जेक्ट कवर करता है पर यूनिट टाइम में फ्रॉम इट्स इनिशियल टू इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सा होगा, प्लेन एंगल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जो सेकंड है, ठीक है, यूनिट में जो सेकंड आएगा उसका पावर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम, उसको आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट स्पीड की ही यूनिट जैसी होती है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टाइम की यूनिट है सेकंड। तो आपके पास इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर सेकंड पर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सेकंड का पावर बताना था, तो इसका पावर होगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ। एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किस चीज के इक्वल होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में, कि एक्सेलरेशन जो क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम, उसको आप एक्सेलरेशन बोलते हो। तो इसमें ऑप्शन दिया है मोमेंटम, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मोशंस एंड देयर एग्जांपल। इसमें से हमें रॉन्ग पेयर बताना है विद रिस्पेक्ट, मतलब डिफरेंट जो मोशंस यहाँ पे दी गई हैं उनमें से कौन सा रॉन्ग पेयर है। फर्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन, ए बोट टॉसिंग अप एंड डाउन इन अ रिवर। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, जो टू एंड फ्रॉथ मोशन होता है, आगे और पीछे, जैसे पेंडुलम होता है क्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोट है वो टॉस कर रही है अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो एक सर्कुलर पैटर्न में रोटेट करेगा, ठीक है, या मूव करेगा। इसमें दिया है ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, जो विंड मिल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो यूज किए जाते हैं, उनकी जो मोशन है वो सर्कुलर होती है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो अर्थ हमारी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, ठीक है, ऑर्बिट पे नहीं, अपनी एक्सिस पे जब वो रोटेट करती है तो उसमें देखने को मिलता है पीरियोडिक मोशन, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट इसमें दिया है रेक्टिलिनियर मोशन, स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एंड एंगल। तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर लिखा हुआ है, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में। ठीक है, तो ये वाला जो मोशन है ये कैसा होना चाहिए, जो एक लाइन में चलता है। ठीक है, जैसे अगर कोई कार जो है वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे, उसको आप ले सकते हो रेक्टिलिनियर मोशन में, एग्जांपल में। यहाँ पे इसके सामने क्या लिखा हुआ है, स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एंड एंगल। जो स्टोन है वो एयर में उछाला जा रहा है एक एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल का यूज हुआ है, तो ये वाला जो मोशन होगा ये कौन सा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जबकि रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो लीनियर चलता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा है जो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। सबसे पहले फोर्स जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है जिसमें एक फिजिकल टच होता है, ठीक है, मतलब वो किसी ना किसी चीज से कंबाइन है। नॉन कॉन्टैक्ट वाली हैं जो डिस्टेंस से होती हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसमें चार्जेस का यूज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, ठीक है। तो चार्जेस जो है वो भी क्या होते हैं, डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं, पास में नहीं होते, फिजिकल टच नहीं होता उनमें। सेकेंड है, इसमें दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है जो अर्थ की फोर्स है, खुद को चीजों को अपने पास खींचने की, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें भी कांटेक्ट नहीं होता है। मैग्नेटिक फोर्स, जो दो अलग अलग मैग्नेट है उनके बीच का जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये तीनों ही कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल नहीं है। मस्कुलर फोर्स जो हमारी बॉडी में मसल को बोन्स के साथ कंबाइन करता है, या मसल्स के बीच का जो फोर्स है वो कैसा होता है, फिजिकल टच देता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लॉ वॉज डिस्कवर्ड इन 1660 which state that for relative small deformation of an object, the displacement or size of the deformation is directly proportional to the deforming force or load. 1660 में एक लॉ डिस्कवर हुआ जिसमें क्या स्टेट किया गया है कि रिलेटिवली स्मॉल डिफॉर्मिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटीज हैं, ठीक है, चेंजेस हैं उसके मॉर्फोलॉजी में, द डिस्प्लेसमेंट और साइज ऑफ द डिफॉर्मिटीज, तो जो डिस्प्लेसमेंट है या साइज है डिफॉर्मिटी डिफॉर्मेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, डिफॉर्मिंग फोर्स के और लोड के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसने क्या बोला है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, डिफॉर्मिटी के, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एफ इसमें क्या है, जो फोर्स है, के कांस्टेंट है, स्टिफनेस कांस्टेंट, एंड एक्स इज डिफॉर्मिटी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो लॉ है, ये किसने दिया है, ब्रैग्स लॉ में, सॉरी हुक्स लॉ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, हुक्स लॉ। चार्ल्स लॉ में बताया जाता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में, गैसेस का जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है उसके बारे में बताया जाता है। एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, वॉल्यूम और गैस के जो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में एवोगैड्रोस लॉ में बताया गया है, ठीक है। एंड ब्रैग्स लॉ जो है ये रिलेटेड है एक्सरे डिफ्रैक्शन से, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो हुक्स लॉ में क्या बताया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, डिफॉर्मिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ऑप्टिक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला n is equal to cv। n is refractive index, ठीक है, c is the speed of light in a वैक्यूम, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें क्या बताता है कि वैक्यूम के अलावा जब कोई मीडियम से कोई लाइट या कोई चीज जो है वो पास करती है तो उसमें कितनी रुकावटें आती हैं बीच में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे पूछा है कि जो सी है वो किस चीज को डिनोट करता है, द स्पीड ऑफ लाइट, अभी मैंने बताया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, ठीक है, जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, मतलब वैक्यूम का मतलब होता है जिसमें कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और v जो है वो डिनोट करता है इस वाले को, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। तो c का हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डू इलेक्ट्रॉन्स मूव फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर। एक कंडक्टिंग मेटालिक वायर के अंदर जो चार्जेस है वो कब मूव करते हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस है वो आपके कब मूव करेंगे, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, चार्जेस का एक प्रेशर क्रिएट होगा जिस डिफरेंस की वजह से, जिसकी वजह से चार्जेस का एक फ्लो बनता है और वो मूव करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, व्हेन इमेज इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये गलत है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो नहीं फ्लो करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है कंडक्टिंग मेटालिक वायर से, ठीक है। ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, अगर सिर्फ डिफरेंस होगा किसमें, इलेक्ट्रिक प्रेशर में, तभी वो चार्जेस जो है वो मूव कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, व्हेन द चार्जेस स्टॉप फ्लोइंग, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एवोगैड्रो। एवोगैड्रो से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, एवोगैड्रो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में वो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वो डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस को बताता है, ये भी गलत है। डिस्कवर्ड ए डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल का तो
कहीं से लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। ये एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है उस चीज को बताता है, ठीक है। एटम आपको पता है एक सिंगल यूनिट है किसी भी नॉन लिविंग चीज का जो उसको बनाने में हेल्प करता है, और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फेरम इज द लैटिन नेम ऑफ, फेरम एक लैटिन नेम है जो किस चीज के लिए यूज किया जाता था, निकल, कॉपर, आयरन एंड जिंक। तो यहाँ पे आयरन, अगर आपको इनका सिंबल पता है, ठीक है, निकल जो है वो रिप्रेजेंट होता है NI से, कॉपर होता है CU से, आयरन होता है FE से, और जिंक होता है ZN से। तो यहाँ पे जो फेरम है, ठीक है, किस चीज के लिए होगा, लेटिन नेम किसका होगा, आयरन का, ठीक है। आयरन का जो लेटिन नेम है फेरम, उसी पे उसका सिंबल रखा जाता है, इसलिए इसको FE लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ। जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं एलिमेंट्स के, वो किसके रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं, कौन से एटम के बेसिस पे, O6, S32, N15, C12। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें 1/12 मास जो होता है कार्बन का, एक कार्बन C12 का, उसके बेसिस पे रिलेटिव एटॉमिक मासेस को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द केमिकल नेम ऑफ GE। ये सिंबल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और इसका हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। तो इसमें फर्स्ट है गैलियम, गोल्ड, जर्मेनियम एंड गैडोलिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो GE है वो डिनोट करता है किस चीज को, जर्मेनियम को। गैलियम का जो सिंबल होता है वो होता है GA, गोल्ड का होता है AU, और इसका होता है GD, ठीक है। तो हमें GE का बताना था, वो है जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट केमिकल एलिमेंट डज H स्टैंड फॉर इन द साइंस पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो H सिंबल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इनमें से, हीलियम, हाइड्रोजन, होलियम और मरकरी। तो हीलियम जो है, हीलियम के लिए जो सिंबल यूज होता है वो HE होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है सिर्फ H, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। होलियम का होता है HO, मरकरी का होता है HG। क्वेश्चन नंबर 15 है इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज n सिग्निफाई इन द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है उसमें से ये जो n है ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को बताता है। द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में कितने शेल हैं, ठीक है। अलग अलग शेल हम पढ़ते हैं 1 2 3, उनका अलग अलग नंबर हो सकता है, उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो KLMN शेल से भी, ठीक है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, या फिर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पे करते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। जो गिवन शेल है न्यूक्लियस के अंदर उसके नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। इसके लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो लर्न होना चाहिए, ठीक है, जो सीरीज है। तो अगर हम इसमें देखें जो फर्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल में आता है, ठीक है, पहले आएगा हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। तो इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम, ठीक है। नाइन्थ सॉरी सेवेंथ नंबर पे है नाइट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। 6 जो है वो किस चीज का है, कार्बन का, 8 इसमें है ऑक्सीजन का, और 5 इसमें है बोरोन का। क्वेश्चन नंबर 17 है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इन। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कन्वर्ट करता है। एटॉमिक बॉम्ब्स, डायनेमो, ए बैटरी, इलेक्ट्रिक हीटर्स। तो यहाँ पे तीनों में से जो केमिकल का यूज होता है वो बैटरीज में होता है, जैसे मरकरी या लेड का यूज होता है। तो वो किस चीज में हेल्प करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फर्स्ट यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब लिखा था, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। डायनेमो जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। डायनेमो का काम होता है जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ना कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। लास्ट आता है इलेक्ट्रिक हीटर्स। इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 18 है इन विच ग्रुप आर द नॉन मेटल्स
नॉन मेटल एलिमेंट प्लेस्ड इन अ वर्टिकल कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन से ग्रुप में से आएंगे, ठीक है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। राइट साइड पे है मतलब ग्रुप का नंबर भी क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 17 लिखा है, ग्रुप नंबर 17 इसका आंसर है, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 में नॉन मेटल एलिमेंट्स आते हैं वर्टिकल कॉलम में जो एग्जिस्ट करेंगे और राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में जो आपके एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 में आते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, और ग्रुप नंबर 3 में आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 17 करेक्ट होगा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा जो ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज सोडियम लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सोडियम कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द टेबल, टॉप पीरियड, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। तो जो सोडियम है, ठीक है, वो ग्रुप नंबर 1 से आता है, ठीक है। सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप नंबर 1 है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट साइड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑन द राइट साइड। Question number 20, which element replaced EKA aluminium according to the Mendeleev's periodic table? Mendeleev's periodic table के बेसिस पे अकॉर्डिंग जो EKA aluminium है उसको कौन से एलिमेंट ने रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एल्यूमिनियम है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ जिसकी प्रॉपर्टीज मैच होती थी उसके लिए उसने एक स्पेस रखा था जिसको नाम दिया था EKA एल्यूमिनियम, ठीक है। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, गैलियम के साथ, ठीक है। गैलियम की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो किस चीज से मिलती है, एल्यूमिनियम से, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया गैलियम के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स की जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, अभी हमने पढ़ा जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 17 में, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 17 है वो कौन सी साइड प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये होगा ऑन द लेफ्ट साइड। Next question है, which of the following group consist of elements that are non-reactive monoatomic elements with extremely low boiling point? इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, सिंगल एटम से बने होते हैं, एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होता है। तो ग्रुप 18 ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट है, ठीक है। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस में जैसे आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, ठीक है। ये सारी जो गैसेस हैं ये कैसी होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम। इनमें से बेरिलियम की प्रॉपर्टी कौन सी है, फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्ट विद वाटर, फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे करेक्ट है वो है फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। बेरिलियम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, मतलब दो कोवलेंट कंपाउंड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, चाहे वो दो नॉन मेटल के बीच में हो सकता है, वो मेटल या नॉन मेटल के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज द मेजर ऑफ रिलेटिव क्लैरिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो क्लैरिटी है, ठीक है, लिक्विड में कोई चीज प्रेजेंट है, ठीक है, या नहीं है, क्लाउडीनेस है या नहीं है, उस चीज को कौन मेजर करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी से आप मेजर कर सकते हो कि क्लाउडीनेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में कितनी क्लाउडीनेस है, क्लैरिटी कितनी है, ठीक है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। कंपोस्टिंग ये बायोलॉजी का टर्म है जिसमें आप मैन्योर बनाने में जो हेल्प होता है, ठीक है। रिडक्शन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन एंड लॉस होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ते हो तो इसमें से ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, टर्बिडिटी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिल्क इज एन। इनमें से मिल्क क्या है, इमल्शन, सस्पेंशन, फोम और जेल। तो मिल्क जो है, ठीक है, मिल्क दो चीजों से मिलके बनता है, फैट एंड वाटर, ठीक है। फैट जो है वो डिस्पर्स हो जाता है वाटर में, ठीक है, मतलब मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होगा वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा किसमें, वाटर में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्शन,
ठीक है। सस्पेंशन, सेकेंड ऑप्शन लिखा है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स जो आपके वाटर में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, जो आपका गंदा पानी होता है, जैसे जो सीवेज वाला वाटर होता है, ठीक है। तो सस्पेंशन में क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं हो सकते, जब वो डिस्पर्स हो जाएंगे वाटर में, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। फोम क्या होगा, फोम एयर जो है या गैसेस जो हैं, जब वो वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगी, उसको बोलते हैं फोम, ठीक है। और जेल जो है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब सॉलिड जो है जब वो एयर पार्टिकल्स में या लिक्विड में फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत है, इमल्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इन 1931 who recognized that an aromatic compound must have an odd number of a pair of electron which can mathematically be written as 4n plus 2, 4n plus 2 pi, ठीक है। 1931 में एरोमेटिक कंपाउंड्स में किसने बताया था कि ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 4n+2 से, 2 पाई से, ठीक है। और इसमें जो n है वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमें बताया था एनरिच हकल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विनेगर यूज्ड इन कुकिंग कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। विनेगर जो कुकिंग में यूज होता है वो किस कंपाउंड से मिलके बनता है, तो मिथेनॉल, सोडियम सल्फेट, अमोनिया, एसिटिक एसिड। विनेगर जो है वो बनता है किस चीज से, एसिटिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्वा रीजिया इज एन एसिडिक, कोरोसिव एंड ऑक्सीडेटिव मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ। एक्वा रीजिया एक एसिडिक, कोरोसिव मतलब जो रस्टिंग कॉज कर सकता है, ऑक्सीडेटिव मिक्सचर होता है जिसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, कंसिस्टिंग ऑफ डैश वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, मतलब इसमें HCl का कंसंट्रेशन कितना होगा, एंड 1 वॉल्यूम ऑफ द, और इसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 1 वॉल्यूम। तो इसमें हमें HCl का कंसंट्रेशन बताना है, तो HCl का कंसंट्रेशन इसमें होता है 3, ठीक है, 3:1 की फॉर्म में ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीट कोल हैज डैश कार्बन एंड डैश मॉइस्चर कंटेंट। सबसे पहले पीट जो है वो कोल का फॉर्म होता है, कार्बन का फॉर्म होता है, और वो प्रिमिटिव फॉर्म होता है, ठीक है। हम कार्बन की फॉर्म्स में पढ़ते हैं, पीट है, एंथ्रासाइट है, ठीक है। इस तरीके से एंथ्रासाइट जो है वो आपका सबसे कार्बन कंटेंट जिसमें होता है, ठीक है, उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं। बिट्यूमिनस होता है बीच में, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रिमिटिव फॉर्म है पीट, उसमें सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, और सबसे लो मॉइस्चर कंटेंट होगा, सॉरी, लो आपका क्या होगा, कार्बन कंटेंट होगा, और हाई इसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, लो कार्बन कंटेंट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द स्ट्रक्चर ऑफ RCOOH विद R रेफरिंग टू द अल्काइल, एल्केनाइल, अराइल और अदर ग्रुप, ठीक है। इसमें से हमें बताना है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है RCOOH, इसमें से ये किस चीज का फॉर्मूला है, ठीक है, कीटोन, एस्टर, अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COOH ग्रुप जो है वो किस चीज के लिए जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। कीटोन के लिए क्या होता है, RCOR, ठीक है। एस्टर के लिए जो ग्रुप होता है वो होता है RCOOR, ठीक है। अल्डिहाइड के लिए होगा RCHO। तो यहाँ पे जो OOH वाला है, ठीक है, वो यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। Question number 31. In organic chemistry, which of the following is an empirical rule used to predict the regioselectivity of electrophilic addition reaction of alkane and alkyne? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनमें से कौन सा इंपेरिकल रूल है जो यूज किया जाता है रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन एंड अल्काइन के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं उनमें किस चीज का यूज किया जाता है, कौन से इंपेरिकल रूल का, ठीक है। कॉनफोर्थ रूल, ब्रेडिट्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल्स और बेल्डविन्स रूल्स। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, मार्कोनिकोव्स रूल। क्वेश्चन नंबर 32 है, आइसोपेंटेन आल्सो कॉल्ड डैश इज अ ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ C5H12। इसमें आइसोपेंटेन दिया गया है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C5H12। इसका दूसरा नाम क्या होगा, ठीक है, वो हमसे पूछा है। तो फर्स्ट है डाईमिथाइल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे C5 है, ठीक है, और H12 है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन है मतलब 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे और सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा। Question number 33. Which compound has the chemical formula of CH
Cl whose melting point is 209 Kelvin. इनमें से कौन सा है जिसका फॉर्मूला है CHCl, ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होता है 209 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो इसका CHCl जो है वो फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स एंड बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एसाइक्लिक है जो लीनियर चलते हैं, ओपन चेन आप बोल सकते हो, ओपन चेन, ठीक है। साइक्लिक हैं जो साइक्लिक मैनर में चलेंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं उनको बोला जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है नाइट्रोमीथेन के लिए, ठीक है। नाइट्रोमीथेन के लिए फॉर्मूला दिया है CHNO, CHNO2, CHNO3 और CHNO3, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रखा है, ठीक है। मीथेन ग्रुप है, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, CH3NO2, मतलब नाइट्रो के साथ मीथेन ग्रुप ऐड है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा CH3NO2। Question number 36. In 1898, which one from the following chemist discovered neon by cooling a sample of air to a liquid state, heating the liquid and capturing gases upon the boiling? इन 1898 में इनमें से कौन से केमिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया नियॉन को बाय कूलिंग अ सैंपल ऑफ एयर, एक सैंपल ऑफ एयर को कूल करके लिक्विड स्टेट में, हीटिंग द लिक्विड एंड कैप्चर द गैस अपॉन द बॉइलिंग, इसको हीट किया और वहां से जो गैस निकली उस गैस में जो नियॉन थी उसको डिस्कवर किया, ठीक है। तो इनमें जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है उनका नाम है विलियम रामसे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है सॉलिड लाइक फैट्स, ग्रीस एंड ऑयल दैट फ्लोट ऑन टॉप ऑफ लिक्विड वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। सॉलिड जैसे कि फैट हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, जब वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करते हैं और एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूरिया, स्लज, कंपोस्ट एंड पीट, ठीक है। यूरिया जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमन का या मैमल्स का। स्लज इसका आंसर होगा, ठीक है। स्लज जो घरों से वेस्ट आता है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के बाद जो एक लेयर, थिक लेयर बनती है उसके ऊपर, उसको स्लज बोलते हैं। कंपोस्ट का यूज होता है जो मैन्योर वगैरह उसको बनाने में। और पीट जो है अभी हमने पढ़ा कार्बन का जो प्योरेस्ट जो प्रिमिटिव फॉर्म होता है जिसमें सबसे कम कार्बन कंटेंट है, उसको पीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अमरफस सॉलिड। इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक है अमरफस सॉलिड्स की? तो अमरफस सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं जो ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। धीरे धीरे जो है उनकी सॉफ्टनिंग हो जाती है रेंज ऑफ टेम्परेचर में, ठीक है। अलग अलग रेंज का जब आप टेम्परेचर उसको अलग अलग रेंज जब आप टेम्परेचर की देते हो तो उसमें वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू होता है, तो यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है विच सेल ऑर्गेनली हैज अ सेंट्रल कोर ऑफ ए क्रिस्टलाइन मटेरियल कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड कंपोज्ड ऑफ यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल। कौन सा सेल ऑर्गेनली है जिसके सेंटर में एक क्रिस्टलाइन मटेरियल प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और वो किस चीज से बनता है? यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ग्लाइऑक्सीसोम्स, सेफिरोसोम्स, परऑक्सीसोम एंड लाइसोसोम। परऑक्सीसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनली होते हैं जिसके अंदर एक सेंट्रल कोर होता है, ठीक है, और उसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल जैसे कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम्स भी छोटे राउंड बॉडीज होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, जो फैट को कन्वर्ट करने में काम करती हैं शुगर में, शुगर के अंदर, ठीक है। स्पीरोसोम्स जो हैं ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं, प्लांट के अंदर लिपिड वगैरह को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और लाइसोसोम्स जो है ये सुसाइडल बैग्स इनको बोला जाता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी में इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस में, जिसमें कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू सेल्स। इनमें से कौन सा है जो सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराता है? न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। न्यूक्लियस जो है वो एक राउंड स्ट्रक्चर की बॉडी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। हर सेल में प्रेजेंट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और जो राइबोसोम्स हैं ये स्मॉल सर्कुलर बॉडीज होती हैं जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब है न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स जब डिवाइड होते हैं तभी नए सेल वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दिया था रुडोल्फ वर्चो। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन एल्गी। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से ग्रीन एल्गी कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम का ही पार्ट होता है, प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं जिसमें आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको प्लांट्स में रखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया लीवरवर्ट। लीवरवर्ट एल्गी नहीं है, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम को एक और कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एल्गी के बाद सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो दोनों लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी एल्गी की कैटेगरी है, लेकिन ये वाली जो एल्गी है ये रेड कलर की होती है। थर्ड है फेकोफाइसी। फेकोफाइसी भी एल्गी का ही टाइप है, लेकिन ये होती है ब्राउन कलर की। लास्ट है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इसका आंसर होगा, क्लोरो लिखा है मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन एल्गी कौन सी होगी, क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट टिश्यू। इनमें से प्लांट टिश्यू कौन सा है, ठीक है। टिश्यू का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो प्लांट की जो टिश्यू है, ठीक है, उनको डिवाइड किया जाता है दो टिश्यूज में, ठीक है। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस होता है, या फिर सेल डिवीजन आप बोल सकते हो, ठीक है। टेम्परेरी सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं, और जो कोई भी अगर पार्ट उसका खराब है उसको दोबारा से जनरेट करने में हेल्प करेंगे, इलोंगेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरे आते हैं परमानेंट सेल। परमानेंट सेल जिनकी जो डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, तो आप आगे चल के वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट सेल्स में जाइलम एंड फ्लोएम आप पढ़ सकते हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू हमसे पूछा था, तो ये दोनों ही है, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 44, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, सेलुलोस वॉल, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। वैक्यूल्स एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें गैसेस जो हैं या फिर स्टोरेज का काम वो करते हैं, एक्सचेंज या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, तो वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी एक डिसीज है जो किस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है, विटामिन ए, सी, डी एंड बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ठीक है। विटामिन बी 1 से होता है वैसे, ठीक है। बी 1 का नाम क्या होता है, थायमिन। थायमिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, बेरी बेरी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, एंड डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। तो बेरी बेरी किससे होगा, बी 1 से। क्वेश्चन नंबर 46, लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए फोमाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें फोमाइट के बारे में बताना है, ठीक है। फोमाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो इन्फेक्शन को फैलाने में हेल्प करता है, ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा फोमाइट है, ड्रिंकिंग वाटर, ब्लड, सलाइवा, ग्लास। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वो एक मीडियम हो सकता है ट्रांसमिशन का, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। सेकंड है ब्लड। ब्लड जो है वो बॉडी फ्लूइड है, तो ये भी आपका फोमाइट नहीं है। थर्ड है सलाइवा। सलाइवा भी बॉडी फ्लूइड्स में आता है और इसमें एंजाइम्स भी होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। और लास्ट है ग्लास, ठीक है। ग्लास जो है उसके ऊपर इन्फेक्शन, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच।